सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है इस चैनल पर, जहाँ पे हम क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है जहाँ हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर फंक्शन से। तो आज हम फंक्शन के बारे में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कैसे फंक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या उसका डोमेन होता है, क्या उसका रेंज होता है, इसके बारे में पढ़ देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फंक्शन। तो सबसे पहले फ़ंक्शन क्या होता है, इसकी हम बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, तो लेट अस एज्यूम आपके पास दो सेट हैं। एज्यूम आपके पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट आप जानते ही होंगे, सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, सेट इज़ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सेट इज़ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो प्री डिफाइंड हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, वो नंबर्स हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उन चीज़ों की जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सेट लेकर के चलूँ, कोई सेट है ए जिसके अंदर मैं कुछ नंबर्स को डिफाइन करूँगा, 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 नंबर्स का क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। तो वो ग्रुप ही क्या कहलाया, सेट कहलाया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल टाइम ही आते हैं। कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार क्या नहीं होता, रिपीट नहीं होता। तो अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो मान लीजिए कि वो सेट नहीं है। वो क्या है, वो एज अ ग्रुप बिहेव करेगा, वो क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। सेट में क्या होता है, एक नंबर को आप केवल एक ही बार लिख सकते हो, एक ही बार लिख सकते हो। ठीक है। तो अगर आप एज्यूम करके चलो कि मेरे पास सेट ए है और ऐसे ही सेट बी है, तो अगर मैं सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन को अगर मैं डिफ़ाइन करूं, तो मैं उस रिलेशन को फंक्शन कहूँगा केवल किसी एक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन ये होगी जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक सेट है ए जिसके कुछ एलिमेंट्स में जिसमें रख रहा हूँ ए बी सी डी, एंड एक सेट है बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ई एफ जी एच। तो अगर मैं दोनों सेट्स को लिखने की कोशिश करूं, जैसे कि सेट ए को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ये है मेरा सेट ए जहाँ पे मैंने इसके एलिमेंट्स लिख दिए ए बी सी डी, एंड ये है सेट बी, इसके कुछ एलिमेंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या है ई एफ जी एच। और मैं सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन को अगर डिफाइन कर रहा हूँ, तो इस रिलेशन को मैं फंक्शन तब कहूँगा जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से क्या रखता हो, रिलेशन रखता हो। जैसे अगर ए का रिलेशन अगर मैं कहूँ ई से है और ए का ही रिलेशन अगर एफ से है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, रिलेशन होगा। इन केस ऑफ फंक्शन इन केस ऑफ फंक्शन इन केस ऑफ फंक्शन देयर इज only one image there is only one image of element A in set B। तो क्या होगा, इन केस ऑफ फंक्शन जो हमारा सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उसके सेट बी के एलिमेंट्स में केवल क्या होगी, एक इमेज होगी। एक से ज़्यादा इमेज क्या होंगी, नहीं होंगी। आपको बात समझ में आई। तो इसके बाद हम फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन को डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि आप लिखते हो एफ मैपिंग ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया है जो ए से बी में है। सेट ए से सेट बी में हमने एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। सेट ए से सेट बी में हमने एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सेट ए से सेट बी में हमने एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, जो कि फ़ंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है आपका। वो फंक्शन आपका लीनियर भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एक फ़ंक्शन डिस्क्राइब करूँ, तो ये कैसा फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है। ऐसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन डिस्क्राइब कर सकता हूँ, जो कि क्या है, एक पैराबोलिक फंक्शन है, जो कि एक पैराबोलिक फंक्शन है। तो जितने भी ये फंक्शन हैं उन सबके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं। तो वहीं से हम इनको फाइंड करते हैं। तो जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं फंक्शन इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखूँगी इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे मेरे को एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलती है, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3। और अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूँ इन इक्वेशन 1, तो मेरे को एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 + 2 = 4। तो जब मैंने इस इक्वेशन में क्या रखा, 1 रखा, तो मेरे को एफ एफ 1 की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। तो मेरे पास क्या है, एक पॉइंट आया 1,3। और जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो मेरे पास क्या पॉइंट आया, 4। तो ये पॉइंट आया क्या, 2,4। तो जब भी मैं x की वैल्यू 1 से क्या बदली, मैंने 2 बदली, तो मेरी y की वैल्यू भी 3 से क्या हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू होती है, जो एफ एक्स होता है, उसको हम y के इक्वल मानते हैं। y ऑलवेज आपका एफ एक्स के इक्वल होता है, जहाँ पे x आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो। ये डिफाइन होता है कि आपको फंक्शन का जो डोमेन इक्वल होगा। y को एज अ वैल्यू के इक्वल मानते हैं, y एज अ एफ एक्स के इक्वल नहीं है। एफ एक्स के अंदर जब हम x की वैल्यू रखते हैं, तब वो वैल्यू आती है, वो y की इक्वल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है क्या हो रही है, वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब मैंने x को 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आई, और जब मैंने x को 2 रखा तो y की वैल्यू 4 आई। यानी कि y की वैल्यू ऑलवेज क्या करती है, x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। x की वैल्यू पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो y को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या होता है यहाँ पे, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि फंक्शन में वैल्यू रखने के लिए कि आप क्या हो, फ्री हो, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। और उस वैल्यू को डालने के बाद ही आपको क्या मिलती है, y की वैल्यू मिलती है कि y क्या होगा। y चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है y की वजह में। ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो ऑलवेज x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 3 आया था, इसके बाद क्या हुआ, 4 आ गया। कब आया था, जब मैंने x की वैल्यू क्या की थी, 1 से 2 तक चेंज की थी। कि फंक्शन का जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में। तो अगर मैं फंक्शन के रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ, तो फंक्शन को हम कैसे देख सकते हैं कि इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, और हम कैसे देख सकते हैं कि कोई चीज़ कैसे चेंज हो रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल अगर देखें, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लो डे का जो टेम्परेचर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो हमारे जो डेली का टेम्परेचर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, टाइम की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टाइम की फॉर्म में उसका एक फंक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टेम्परेचर को टी कहूँ और उस टाइम को क्या कहूँ, स्मॉल टी कहूँ, तो मैं कैपिटल टी एक टेम्परेचर का फंक्शन भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ टाइम, जो कि क्या होता है, टाइम के साथ में चेंज हो जाता है। आप जैसे अपने दिन का ही टेम्परेचर देखो, सुबह कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को कुछ और हो जाता है। तो ये क्या करता है, वो टाइम पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी कि क्या है, टाइम, हम टेम्परेचर का भी क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन। तो चलिए, इस सब के बाद हम बात करते हैं अपने फंक्शन का जो डोमेन होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कैसे, सबसे पहले डोमेन से। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया, तो हमने क्या लिखा था कि एफ मैपिंग ए टू बी, एफ एक फंक्शन है जो क्या है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। तो यहाँ पे जो सेट ए होता है, यही क्या होता है, यही इस फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है। इस सेट ए को ही इस फंक्शन का क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जो सेट बी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं को डोमेन। क्या बोलते हैं, को डोमेन। समझ में आई बात। तो अगर मैं इस सेट ए को डिफ़ाइन करूं, जैसा कि मैंने पहले किया था, ए बी सी डी, तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, ये इस फंक्शन का क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। डोमेन में हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, किसी फलन का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिफ़ाइन कर दिया मैंने,
ए से इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। वैसे ही अगर देखा जाए तो इसको डी एफ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसको इसके भी हम इक्वल मान सकते हैं। करने वाले किसको, कोडोमेन को। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जैसे कि मैंने फंक्शन यहाँ डिफाइन किया था एफ मैपिंग ए टू बी, ऐसे मैं एक बार और यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एफ मैपिंग ए टू बी। तो जो बी जो सेट होता है, इस बी सेट को हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन का कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। तो ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिया था कि जो सेट ए था वो क्या था, ये था। ऐसे सेट बी क्या है हमारा, सेट बी हमारा मैंने माना एज्यूम किया था ई एफ जी एच। तो इस फंक्शन के थ्रू ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, कोई रिलेशन रखते हैं। तो ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि बी का हर एलिमेंट ई के किसी एलिमेंट के साथ क्या रखता हो, रिलेशन रखता हो, या ई का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ क्या रखता हो, रिलेशन रखता हो। तो यहीं से बात आती है रेंज की। रेंज क्या होता है, तो किसी फंक्शन की रेंज को डिफाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ठीक है। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, मैंने इसको डिफाइन किया है एक सेट से दो सेट्स, एक सेट से दूसरे सेट में। एक सेट क्या है मेरा 1 2 3 इम्प्लाइज कितना 3 4 5 एंड 6। तो मैंने इस फंक्शन को इस एक्स प्लस टू की फॉर्म में डिफाइन किया है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे निकालूँ तो क्या आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 प्लस टू इक्वल्स टू 3। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 2 प्लस टू इक्वल्स टू 4। ऐसे ही एफ ऑफ 3 क्या आएगा, 3 प्लस टू इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं 3 4 5, वो क्या है, वो इस सेट में मैच कर रही हैं, हाँ सर इस सेट में मैच कर रही हैं। लेकिन 6 एक अकेली वैल्यू है जो क्या है, जो अपन को नहीं मिल रही है। कैसे, इसके डोमेन से, क्योंकि तो इसके डोमेन में 1 2 3 की वैल्यू है केवल। तो जब हम केवल 1 रख रहे हैं तो हमको 3 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो हमको 4 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो हमको 5 मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो रखने पर हमको क्या मिले, 6 मिले। तो इस केस में जो इस फंक्शन का रेंज होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, केवल वो होगा 3 4 5। और इसका जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा, इसका जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा, वो जो दे रखा है ऊपर हम केवल उसी सेट को पूरा का पूरा लिख देंगे। तो जो कोडोमेन है वो क्या है, 3 4 5 6। और जो रेंज है वो क्या है, केवल 3 4 5 है। क्यों है, क्योंकि 3 4 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसके डोमेन के एलिमेंट के साथ में क्या रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। और 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन के एलिमेंट के साथ में क्या नहीं रखता, रिलेशन नहीं रखता, इसलिए वो किस में आएगा, कोडोमेन में आएगा। वो किस में नहीं आएगा, रेंज में नहीं आएगा। तो यहाँ से इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ऐसे ही इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन जैसे ऊपर जो सेट लिखा है हम उसको सीधा का सीधा लिख देंगे। इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 1 2 3। तो यही होता है इन सब में क्या, डिफरेंस। तो समय आपको समझ में आ गया होगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। और लेकिन कई सारे केसेस में हमको देखने को मिलता है कि जो कोडोमेन है और रेंज है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कई केसेस में बराबर भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में बराबर नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो रेंज होती है किसी भी फंक्शन की, जो रेंज होती है, रेंज ऑफ एनी फंक्शन, वो हमेशा क्या होती है, सबसेट या फिर इक्वल टू किसके होती है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन की। ये आपको याद रखना चाहिए। आपने सेट और सबसेट पढ़ा ही होगा। जैसे कोई सेट है मेरा, ये आपको समझाने के लिए बता दूँ, 1 2। तो इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, वो होगा 1, वो होगा 2, वो होगा 1 2 एंड वो होगा एक 5। तो ऐसे ही जो 1 2 के जो सबसेट हुए हैं, इसी तरह से आप अगर देखा जाए 3 4 5 जो है वो क्या है, इसका सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो ऑलवेज क्या होती है, कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है, या उसके इक्वल भी हो सकती है कई सारे केसेस में। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको लिखने के लिए। आपको फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं ये आपको आना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है,
ठीक है, तो इसके साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू।